तो जो लोग वापस रिकनेक्ट हुए उनको बताता हूँ फिर से, कुछ लोगों को पता नहीं है। तो हम इसमें 50 क्वेश्चंस करेंगे और आपको एक क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको एक कॉपी और एक पेन लेके अपने साथ बैठना है और अपने आंसर को गैस करके लिखना है ABCD, ओके, अपनी कॉपी में। उसके बाद आप सामने आंसर फ्लैश होगा कि वो आंसर क्या है, तो वो बोल्ड हो जाएगा या वो कलर चेंज हो जाएगा, तो वो आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। उस क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत आपको आंसर लिखना है। आंसर आपको देखना है कि आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ है। सही होने पे टिक कीजिएगा और गलत होने पे अपनी कॉपी में आप क्रॉस कीजिएगा। और फिर टोटल हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप अपना रिजल्ट बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से कर पाए आप, ठीक है ना, पहले अटेम्प्ट में। और ये मैं एक वीडियो आपको भेज भी दूंगा बाद में इस लेक्चर की, तो आप वापस इसको उस वीडियो को देख के फिर से जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको फिर से आप अपने तरफ से प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ वापस पहले क्वेश्चन से। When did the National Disaster Management Authority formed? 2000, 2005, 2010, 2015। सभी लोग इसका आंसर अपने इसमें लिख लीजिए। और इसका राइट आंसर 2005। तो जिन्होंने राइट आंसर 2005 किया है तो अच्छी बात है, जिसका नहीं किया तो अपना आंसर कट कर दीजिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 में फॉर्म हुआ था, ठीक है ना। तो आप ये आंसर अपने कमेंट में भी डाल सकते हैं, ताकि इसको फिर आप अगर कॉपी पेन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अंडर विच मिनिस्ट्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कम्स? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पॉल्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अपने आंसर आप गैस कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए और बताइए इसका आंसर क्या राइट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेज डिजास्टर रिस्पॉन्स इन द कंट्री। इज इट ट्रू और फॉल्स? मे बी ट्रू और फॉल्स, कांट से। ये एक फालतू का सवाल है लेकिन ठीक था, इसमें चार ऑप्शन क्रिएट कर देंगे जबरदस्ती। ये एक तरह से ट्रू और फॉल्स ही है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है इस तरह से भी ऑप्शंस। तो आप इस पर अपना आंसर रफ टिक कीजिए, क्या होगा। राइट आंसर इज ट्रू, ओके। तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हेड्स द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसका हेड कौन है, जल्दी से आप इसका आंसर गैस कीजिए और इसका राइट आंसर आप लिखिए कॉपी में। और अब इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। राइट आंसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है ना। तो कैबिनेट सेक्रेटरी इज द राइट आंसर, मींस कैबिनेट सेक्रेटरी हेड्स द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। What is called the manual said that identify the role of each officer in the state of managing the natural disasters, ठीक है ना। That is it state relief manuals? Is it state environmental protection manuals? Is it state disaster manuals or state protection manuals? तो विच इज कॉल्ड द मैनुअल्स दैट आइडेंटिफाई द रोल ऑफ ईच ऑफिसर? जो ऐसा कौन सा मैनुअल है जो डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर को मैनेज करने के लिए स्टेट में हर एक ऑफिसर का रोल डिसाइड करता है? तो वो कौन सा मैनुअल है? वो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है आपका आंसर? तो आप इसमें कीजिए, मुझे लगता नहीं सब, बहुत कम बच्चों का आंसर करेक्ट होगा। और राइट आंसर इसका होगा आपका स्टेट रिलीफ मैनुअल्स। तो स्टेट रिलीफ मैनुअल्स में ये चीजें दी गई हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर होता है उसमें किस ऑफिसर का क्या रोल रहता है, ओके। नाउ नेक्स्ट। हु रिलीज द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया? सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान इंडिया में किसने रिलीज किया? HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आई थिंक अगर आप लोग थोड़ा सा न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे तो इसका आसानी से आंसर कर देंगे, क्योंकि अभी एक डिजास्टर चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोरोना। तो इसी वजह से डिजास्टर के क्वेश्चंस काफी आपके सिलेबस में आने की चांसेस काफी हैं। तो इसका राइट आंसर कीजिए आप लोग। और राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो मोदी जी ने ये फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इंडिया के लिए रिलीज किया था। नाउ नेक्स्ट। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड? इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर लोकेटेड है? बेंगलुरु, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर कानपुर? तो इसका आंसर आप, बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन, और इसका आंसर आप अपनी कॉपी में लिखिए
और इसका राइट आंसर होगा आपका न्यू दिल्ली। ओके, तो न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। जिन्होंने राइट आंसर किया है वो राइट कीजिए, जिन्होंने रॉन्ग किया है क्रॉस कीजिए, और अपना स्कोर अपने आप करते रहिए आप लोग, ठीक है। वेयर इज इंटरनेशनल सुनामी सेंटर लोकेटेड? इंटरनेशनल सुनामी सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है? न्यूयॉर्क, लंदन, मैसूर या होनोलुलु? राइट आंसर इज, बहुत इजी है ये भी, क्योंकि रिसेंटली ये चीजें चलती रहती हैं न्यूज में, तो आसान है, और एक जनरल नॉलेज एकदम सामान्य ज्ञान क्वेश्चन भी है ये आपके प्रिपरेशन के लिए। तो आप इसका आंसर जल्दी से गैस कीजिए, या अगर किसी को पता, राइट गैस का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि न्यूयॉर्क होगा, लंदन होगा, मैसूर या होनोलुलु। राइट आंसर इज होनोलुलु, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नाउ biomass burning, sulfates and soot accumulation resulting from the burning of, means biomass burning, sulfate and soot accumulation जो होता है वो from the burning, किसके burning से होता है, किसको जलाने से होता है? ये fossil fuels, forest wood, fibers, plastics। इसका राइट आंसर इज, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन समझ रहे होंगे और आपने एयर, जब हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा था तब आसानी से इसका आंसर आप गैस कर पाएंगे। फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स द राइट आंसर। इसका आंसर है क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, environmental studies is defined as the branch that deals with the, means environmental studies is defined as the branch की definition है, इनमें से कौन सी ज्यादा accurate definition है? Design, study and discovery of new materials, the study of humanities, social, biological and physical science, incorporate the information in physical science, approach about the natural world and the impact of humans on its integrity। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर आप अपनी कॉपी में लिखिए। फिर से एक बार आंसर पढ़ते हैं, इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज मतलब सही डेफिनेशन, मोर एक्यूरेट डेफिनेशन कौन सी है इनमें से? डिजाइन, स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू मटेरियल्स, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? आप सोचिए कि स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस, क्या ये सही है? इनकॉर्पोरेट्स द इंफॉर्मेशन एंड फिजिकल साइंस, या फिर अप्रोच अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन इट्स इंटीग्रिटी। तो राइट आंसर इज, अगर आपने इस क्वेश्चन को, मैंने काफी टाइम दिया पढ़ने के लिए आपको, तो राइट आंसर इज डी। ओके, अप्रोच अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड एंड इम्पैक्ट टू द इंटीग्रिटी। तो राइट आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम आर, जो इकोसिस्टम है उसके फंक्शनल एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, या बहुत सारे हैं, कौन सा है? ठीक है, इट इज इट एनर्जी साइकिल, इज इट न्यूट्रिएंट साइकिल, इज इट फूड चेन, और या फिर ये तीनों, ऑल ऑफ द अबव? इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? एनर्जी साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड चेन या ऑल ऑफ द अबव? और राइट आंसर इज, सभी ने आंसर करेक्ट किया होगा होपफुली, राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो सभी हैं उसके पार्ट्स, तो दी इज द राइट आंसर, डी। ओके, ऑल ऑफ द अबव। A large number of interlinked chain in an ecosystem together form a नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फूड वेब या फूड चेन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। A large number of interlinked chain in an ecosystem together forms, क्या करती हैं वो? ठीक है ना, it is food web। ओके, राइट आंसर इज फूड वेब, तो राइट आंसर इज फूड वेब। नाउ नेक्स्ट, which day is celebrated as वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? ठीक है ना, इन्वायरमेंट डे कौन सा होता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सा होता है? जून 10, जून 5, जुलाई 5, अक्टूबर 20। जल्दी से आंसर क्लिक कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी आपको पूछा जा चुका है पिछले क्विज़ में। तो राइट आंसर इज 5 जून, ठीक है, रिसेंटली अभी हुआ था, तो 5 जून इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। तो राइट आंसर इज 5 जून। नाउ नेक्स्ट, which of the following gases are not permitted to release by the government prevention and control of pollution act? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस गवर्नमेंट ने रोका, पोल्यूशन एक्ट के तहत रोका हुआ है? दैट इज इट नाइट्रोजन ऑक्साइड, इज इट सल्फर डाइऑक्साइड, इज इट कार्बन मोनोऑक्साइड, और या फिर तीनों, ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर फटाफट क्लिक कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज
ऑल ऑफ द अबव मींस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों गैस के लिए पोल्यूशन एक्ट में रोका गया है, मतलब नॉट परमिटेड टू रिलीज फॉर द इंडस्ट्रीज और जहाँ पे भी रिलीज होती हैं। तो ये आपको एसिड ड्रेन वगैरह में पढ़ाया गया था अच्छे से। तो द राइट आंसर इज आपका डी। ओके, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। 3R प्रिंसिपल इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। 3R होता है ना कि जैसे मैनेजमेंट होता है कि आपका किसी का कि जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का होता है क्वेश्चन आपको कि आप कैसे 3R प्रिंसिपल है क्या, ये इसके कौन 3R का मतलब क्या क्या है। इज इट राइट होता है कि आपका ऑर्डर कौन सा है, उसका मीनिंग होता है 3R में एक रिड्यूस होता है, एक रीयूज होता है, एक रिसाइकल होता है, उसका ऑर्डर क्या है ये उसने पूछा है। एक फ्लोइंग ऑर्डर में वो चलते हैं। तो राइट आंसर इज इट इज पहला ऑप्शन है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, या फिर सेकंड ऑप्शन है पहले रीयूज फिर रिड्यूस फिर रिसाइकल, थर्ड ऑप्शन है रिसाइकल रीयूज रिड्यूस, या नन ऑफ द अबव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी प्रोबेबिलिटी है इस तरह के क्वेश्चन आ गए एग्जाम में। तो राइट आंसर इज, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो 3R का मतलब होता है RR मींस रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज ए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो ये ऑर्डर है उसका 3R प्रिंसिपल का, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो डी ए इज द राइट आंसर। तो अपने आप कॉपी में करते जाइए, राइट आंसर पे टिक कीजिए। अगर आपको राइट आपने राइट किया है तो उस पर ठीक है ओके लिखिए, नहीं तो क्लोज लिखिए। आपको अपने आप जजमेंट करना है अपना कि आपकी कितनी तैयारी अभी तक है। Which one of the following is the prime factor towards soil pollution? ठीक है ना। is it soil erosion, is it flood or dumping of industrial waste or using land for the irrigation? जल्दी से बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन है प्राइम फैक्टर्स टुवर्ड्स सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है इन चारों ऑप्शंस में। मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको ऑप्शंस को पढ़ रहे होंगे अच्छे। सॉइल इरोजन, फ्लड, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यूजिंग लैंड फॉर द इरिगेशन। और इसका राइट आंसर इज सी। ओके, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, dumping of industrial solid waste. So C is the right answer. Now next, which of the following is not a normally a pollutant? इनमें से कौन सा एक पोल्यूटेंट नहीं है, प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से जो चार हैं इनमें से एक पोल्यूटेंट नहीं है, कौन सा नहीं है। इज इट कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट कार्बन मोनोऑक्साइड, इज इट सल्फर डाइऑक्साइड, और या हाइड्रोकार्बन। आपने काफी फैमिलियर हो चुके होंगे अभी तक, तो बताइए थोड़ा सा कौन सा है कौन सा नहीं है। और राइट आंसर इज डी, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो डी इज द आंसर। मींस इनमें से हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी है, CO भी है और SO2 भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक पोल्यूटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पोल्यूटेंट है, लेकिन हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे इसने पूछा है कि कौन सा नहीं है पोल्यूटेंट। तो यहाँ पर डी इज द, डी जो होता है हाइड्रोकार्बन होते हैं पोल्यूटेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ो। कभी आप कभी भी इसमें इस तरह क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ लिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए पोल्यूटेंट, जबकि नोट इसको थोड़ा सा मिस कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड हाँ ठीक तो होता है, राइट आंसर करके चले आगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा टाइम देना है, क्वेश्चन को समझना है फोकस होके और उसको राइट आंसर करना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। नाउ नेक्स्ट, which of the following are the largest contributors to the global pollution? तो ग्लोबल पोल्यूशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है। सॉइल पोल्यूशन का है, या फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का है, या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का है, या वाटर पोल्यूशन का है। अगर थोड़ा सा भी आप अपना सेंस यूज करेंगे तो 100% इसका आप राइट आंसर करेंगे। ये बिना पढ़े भी आप जनरल क्वेश्चन है एकदम से कि कौन सा पोल्यूशन सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है, ग्लोबल पोल्यूशन जो पूरा वर्ल्ड वाइड हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से पोल्यूशन का है। तो राइट आंसर इज, देखते कितने बच्चे सही करते हैं इसको, अपने आप को कीजिए, मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। और राइट आंसर इज बी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। ओके, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से ही, मतलब ये सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वर्ल्ड वाइड पोल्यूशन का वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का होता है। बी इज द राइट आंसर। नाउ हाउ डज ऑर्गेनिक मटेरियल इन द ब्यूरिड सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज। जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो सॉलिड, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वो कैसे डिकम्पोज हो जाएंगे। बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, बाय द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय द फ्लो ऑफ वाटर, बाय द सॉइल पार्टिकल्स। तो वो ऑक्सीडेशन से होंगे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होंगे, या वाटर फ्लो से होंगे, या सॉइल पार्टिकल से होंगे। तो राइट आंसर जल्दी से कीजिए, अगर थोड़ा सा भी आप समझ पा रहे हो उसको आसानी से कर जाएंगे इसको। तो राइट आंसर इज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइट आंसर।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिएक्शन से ही जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो डिकम्पोज हो सकते हैं, ठीक है ना। व्हाई द रिसाइकल पेपर इज बैंड फॉर द यूज इन द फूड कंटेनर। जो फूड कंटेनर्स होते हैं, फूड कंटेनर्स जो भी कंटेनर्स होते हैं जो फूड रखते हैं, जिनमें फूड रखते हैं, तो उसमें रिसाइकल पेपर्स बैंड है। तो क्यों है? बिकॉज इट क्रिएट्स कंटेमिनेशन, बिकॉज इट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ स्पेसीज, बिकॉज पेपर कैन बी यूज्ड ओनली वन टाइम, बिकॉज पेपर इज वेरी थिक एंड कांट कवर द फूड कंटेनर। जल्दी से बताइए, जैसे थोड़ा सा इंग्लिश समझिए इनकी चारों कुछ ऑप्शंस की, और अपना सेंस यूज कीजिए और राइट आंसर बताइए कि चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। और राइट आंसर इज बाय बिकॉज इट क्रिएट्स कंटेमिनेशन, क्योंकि फूड को वो कंटेमिनेट करेंगे रिसाइकल पेपर। तो रिसाइकल मीन्स वो एक चीज को वापस आपने वापस उसको, पेपर खराब हो चुका था उसको वापस रिसाइकिल किया है, तो उसमें फूड अगर आप लगाते हैं तो फूड रखते हैं उसके अंदर, तो फूड को कंटेमिनेशन करेगा, ठीक है ना, कंटेमिनेट करेगा, तो इस वजह से उसको बैन किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, which of the which of the integrated waste management is reduced on an individual level? Soil reduction, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल और बर्निंग। जल्दी से बताइए, which of the which of the integrated waste management is reduced on an individual level? Source reduction, recycling, disposal, burning. Right answer is source reduction, means source को आप जितना हो सके आजा बेटा। So source reduction is the right answer. Now next, which of the following can be recycled many times? कौन सा इनमें से है जिसको हम अधिक ज्यादा टाइम रिसाइकिल कर सकते हैं, many times रिसाइकिल कर सकते हैं? इज इट प्लास्टिक, वुड, ऑर्गेनिक मटेरियल या एल्यूमिनियम? चारों में से कौन सा है? प्लास्टिक, वुड, ऑर्गेनिक मटेरियल या एल्यूमिनियम? प्लास्टिक को कर सकते हैं, लकड़ी को कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम। राइट आंसर इज, जल्दी से आप लोग खुद लिखिए, राइट आंसर इज एल्यूमिनियम, ठीक है ना। एल्यूमिनियम को मैक्सिमम टाइम रिसाइकिल कर सकते हैं। The term municipal solid waste is used to describe which kind of solid waste? ये हैजार्डियस है या टॉक्सिक है या नॉन हैजार्डियस है, नॉन टॉक्सिक है? जल्दी से, इसी क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखिए अपनी कॉपी में। राइट आंसर इज हैजार्डियस। सॉलिड वेस्ट जो होता है म्युनिसिपल का, वो हैजार्डियस होता है। Which of the following is a hazardous substance? Gold, lead, copper, iron? जल्दी से बताइए, गोल्ड होता है हैजार्डियस सब्सटेंस, या लेड होता है, या कॉपर होता है, या आयरन होता है? तो राइट आंसर इज लेड, ठीक है ना। लेड इज द राइट आंसर। तो लेड इज द हैजार्डियस सब्सटेंस इन चारों में। इन विच एक्ट नॉइज इज इंक्लूडेड एज ए एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट? किस एक्ट के तहत नॉइज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट होती है, ठीक है ना, किस एक्ट के तहत ये बोला गया था? तो 1974, 1981, 1988, 1994? राइट आंसर इज 1981, ठीक है। 1981 में नॉइज को एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट बोला गया था। Which one of the following can be cause thermal pollution? ठीक है, तो इमीडिएटली थर्मल पोल्यूशन का कॉज कौन सा है, ठीक है ना। इज इट रेजिडेंशियल हाउसेस, इज इट पावर प्लांट्स, इज इट डेथ ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑयल स्पिल? राइट आंसर इज पावर प्लांट, ठीक है। पावर प्लांट इज द राइट आंसर। What is the best way to reduce aircraft noise? तो एयरक्राफ्ट जो नॉइज होती है उसको रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? बाय यूजिंग द शील्ड अराउंड द एयरक्राफ्ट, या फिर यूजिंग द क्वेटर्स जेट इंजन, बाय यूजिंग हैवी प्रोपेलेंट्स, बाय यूजिंग व्हाइट पेंट? बहुत आसान ऐसे क्वेश्चन है, इसका आंसर आप अगर थोड़ा सा समझेंगे इसका, तो राइट आंसर इज बाय यूजिंग द शील्ड अराउंड द एयरक्राफ्ट। When can a person complain to police regarding the noise pollution level? पुलिस मतलब कोई भी आदमी नॉइज पोल्यूशन के लिए पुलिस को कंप्लेन कब कर सकता है? कि जब आपका ऑप्शन ए है आपका, व्हेन द एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड एक्सीड बाय 10 dB। आपको बताया गया था जो नॉइज की जो यूनिट होती है नॉइज लेवल की, वो डीबी होती है, डेसिबल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ नॉइज, ठीक है। तो नॉइज की यूनिट होती है डीबी होती है, इसको डीबी लिखते हैं और इसको बोलते हैं डेसिबल, ठीक है ना, DECIBEL, डेसिबल। तो
एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड्स एक्सीड बाय 10 dB, या फिर एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड एक्सीड बाय 20 dB, या फिर एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड एक्सीड बाय 30 dB, या फिर एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड एक्सीड बाय 50 dB। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि हम जब पुलिस को कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं? तो राइट आंसर इज 10 dB। जैसे आपका नॉइज स्टैंडर्ड आपका 10 dB से ज्यादा होता है तो आप पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज व्हेन द एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड एक्सीड बाय 10 dB। What is the first step in the primary sewage treatment plants? तो आपका प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो का जो पहला स्टेप क्या होता है? फाइन स्क्रीनिंग, कोर्स स्क्रीनिंग, क्लोरिनेशन, या प्राइमरी सेटलिंग टैंक? राइट आंसर इज कोर्स। ये क्या था, इसमें गड़बड़ क्या हुआ है इसमें? कोर्स स्क्रीनिंग इज द राइट आंसर। इस केस में आपका बी इज द राइट आंसर। ओके, मैं आपको बी इज द राइट आंसर, ये आपके चारों इसमें हाईलाइट हो गए हैं, बट बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द डीबी ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग? सुनने का जो थ्रेशोल्ड होता है वो कितने डीबी का होता है? 0, 10, 50, 100? ये बहुत इजी है, मींस कितने तक के साउंड को आप सुन सकते हैं। तो इट इज आंसर पर जैसे हल्का सा साउंड को तभी आप सुन पाएंगे, दैट इज 0। तो 0 इज द थ्रेशोल्ड फॉर हियरिंग, तो इज द राइट आंसर। तो 0 dB इज द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। व्हाट इज द डीबी ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन? जब आपको पेन फील होगा सुनने का, जब आप किसी को नॉइज पोल्यूशन आपका होगा तो आपको पेन फील होगा, वो उसका थ्रेशोल्ड लेवल क्या है? 100 dB है, 110 dB है, या 120 dB है, या 46 dB है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। राइट आंसर इज 146 dB। 146 dB से ऊपर जैसे साउंड पहुंचेगा, नॉइज पहुंचेगा, तो आपको पेन होगा। How many percent of pollution accounts by sewage and municipal effluents? 20%, 50%, या 75%, 100%? तो इसका राइट आंसर इज 75%। ठीक है, 100%। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरसीपी? एनआरसीपी जो होता है ये रिवर्स के लिए है। राइट आंसर आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। Is it National Railway Corporation Pipeline? Is it National River Cleaning Phase? Is it National Road Cleaning Phase? और is it National River Conservation Plan? मेरे मुंह से राइट आंसर पहले निकल चुका है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो राइट आंसर इज डी, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन इन द वाटर? वाटर का जो पोल्यूशन होता है उसका इंडिकेशन क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ बीओडी, या अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन? ये आपको बताया गया पहले भी, आप इसको आसानी से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज अमाउंट ऑफ बीओडी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ बीओडी इज द इंडिकेटर फॉर वाटर पोल्यूशन। How agriculture management helps in the control of water pollution? How agriculture management helps in the control of water pollution? Right, option are by giving an idea about the use of land management, by increase the water intake, by using poor soil which consume less water, by increasing farmers to use more chemicals. तो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा? आप इसमें से जल्दी से इसका राइट आंसर क्लिक कीजिए अपनी कॉपी में। तो राइट आंसर इज बाय गिविंग एन आइडिया अबाउट द यूज ऑफ लैंड मैनेजमेंट। लैंड को कैसे मैनेज करना है उसका आइडिया एग्रीकल्चर मूवमेंट देगा, तभी ये वाटर पोल्यूशन इट हेल्प्स द कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ इफ्लुएंट वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट? तो वाटर को आप ट्रीट करोगे, वाटर को प्योर करने की कोशिश करेंगे, तो उसका जो पीएच होता है कितना होना चाहिए? 4.4 से 5.5 के बीच में, या फिर 4.8 से 6.1, या फिर 6.8 से 7.8, या फिर 7.8 से 8.3? और राइट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर इज 6.8 टू 7.8। ठीक है, तो बी सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो आपको पता है कि जो पानी होता है उसका पीएच 7 होता है, तो जो वाटर को आप ट्रीट करोगे तो उसके बाद उसका जो पीएच होना चाहिए वो 7 के आसपास होना चाहिए ना, 6.8 टू 7.8 इज द एक्यूरेट आंसर। When did the Water Cess Act come into force? तो वाटर सेक्स एक्ट कब लागू हुआ था? ठीक है, 1973 या 1975 या फिर
and 1977 and 1980. राइट आंसर इज 1977। 1977 में वाटर सेस लागू हुआ था। नेशनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम NAMP इज फॉर्म्ड टू मॉनिटर द एयर क्वालिटी। ये क्या ट्रू है या फॉल्स है, या मे बी ट्रू और फॉल्स, या कांट से? बहुत इजी है। तो राइट आंसर इज नेशनल NAMP इज फॉर्म्ड टू मॉनिटर द एयर क्वालिटी। तो लिखा है इसमें नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, तो इसमें आसानी से कह सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो इज द राइट आंसर। When did the air pollution on the earth happen first time? पहली बार अर्थ पर, पृथ्वी पर एयर पोल्यूशन कब हुआ था? When the humans started using tools, when humans started using firewood, when humans started using clothes, when humans started using wheels. बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सोचिए कि आदमी ने जब पहली बार टूल यूज किया तब, या पहली बार आग यूज करी तब, या आदमी ने पहली बार कपड़े यूज करे तब, या फिर पहली बार व्हील्स यूज करे। तो आग जब पहली बार यूज करे तो तभी ये आपका एयर पोल्यूशन होना शुरू हुआ था। तो राइट आंसर इज बी, व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड यूजिंग फायरवुड। विच वाज द फर्स्ट मेजर डिजास्टर ऑफ एयर पोल्यूशन? सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन का डिजास्टर या स्मोक पहली बार कौन सा हुआ था? तो इज इट न्यूयॉर्क स्मोक, या लंदन स्मोक, या पेरिस स्मोक, या दिल्ली स्मोक? ये आपको बताना है। और राइट आंसर इज, जल्दी से आपकी लिखिए, और राइट आंसर इज बी, लंदन स्मोक। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड लंदन स्मोक हुआ था, जो कि मेजर डिजास्टर था एयर पोल्यूशन का। हाउ मेनी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर देयर? तो कितने प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कितने हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से हैं ये भी आपको बताने हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है वो नॉर्मली कितने हैं? 3 हैं, 5 हैं, या 7 है? तो जल्दी से आंसर गैस कीजिए। 3, 3, 5, 7, 9। तो गैस मीन्स आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं नॉर्मली वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से होते हैं वो 5? वो आपके होते हैं ओजोन, वो होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या पार्टिकुलेट्स ऑफ मेटल। तो ये जो 5 होते हैं इसमें क्वेश्चन दिया है। तो दिस आर 5 आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। व्हाट इज स्मोक? स्मोक क्या है? मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड पार्टिकुलेट्स, या फिर मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, या स्मोक एंड मिक्सचर ऑफ सूट एंड स्मोक एंड स्मोक? आई थिंक सब लोग इसका आंसर जानते हैं, मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। व्हाट इज द रीजन फॉर रिड्यूस इन द प्लांट ग्रोथ? पौधों की जो ग्रोथ होती है, प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उसको ग्रोथ को रोकने का रीजन क्या है? एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ विंड, excessive exposure to water pollution, excessive exposure to the air pollution. तो राइट आंसर इज, जल्दी से बताइए आप लोग। राइट आंसर इज डी, ठीक है ना, excessive exposure of air pollution. What is the main reason for ozone depletion? ओजोन डिप्लीशन का रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है? रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग ऑफ केमिकल, रिलीजिंग ऑफ CFC, रिलीजिंग ऑफ नाइट्रोजन। सभी लोग इसका आंसर अच्छे से जानते हैं, उन्होंने क्लास की है लास्ट टाइम। रिलीजिंग ऑफ CFC। When did the India sign the Montreal Protocol? भारत ने सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन की थी? 1990, 1991, 1992, 1993। तो राइट आंसर इज 1992। ओके, 1992। What is the main reason of skin cancer? ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। Due to mutation, due to unhealthy lifestyle, due to alcohol consumption, due to UV radiation. तो राइट आंसर इज ड्यू टू UV रेडिएशन, ठीक है ना। ये हमने आपका ओजोन डिप्लीशन में पढ़ा था। Where we can find water soluble radioactive isotopes? In radioactive reactor, in radioactive coolant, in radioactive shield, या in radioactive waste? तो राइट आंसर जो होता है इसमें, रेडियो सोल्यूबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जो होता है वो होता है रेडियोएक्टिव वेस्ट। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। What timing loudspeakers should not be used in public areas? ये कब, कौन सा टाइम है जो आपको लाउड स्पीकर्स पब्लिक एरियाज में यूज नहीं करने हैं? वो रूल्स के, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 10 बजे से रात के 10 से सुबह के 5, रात का 1 बजे से सुबह के 7, रात का 11 बजे से लेकर सुबह के 6, या रात का 10 बजे से लेकर सुबह के 6? जल्दी से राइट आंसर कीजिए। आप लोग पूरा डीजे वीजे बजाते होंगे, तो राइट आंसर इज 10 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। उसके बीच में आपको डीजे नहीं बजाना है, ठीक है, ये बैंड है।
व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19? ये बहुत इस तरह के कोविड-19 के कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जरूर, तो जितने पॉसिबल हो सकते हैं आप जैसे कोविड-19 का जो वायरस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, तो क्या क्या उसके सिम्टम्स, थोड़ा से बेसिक क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कीजिएगा। और भी मैंने कुछ लिंक भेजे थे आपके पास, उनमें से भी मैं आप लोग मतलब सब कैरी कीजिए अपना कि कोविड-19 के कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो ये आप बताइए कि ए न्यू एंड कंटिन्यूअस का फीवर, टायर्डनेस या सभी। तो आज राइट बहुत इजी आंसर है। कुछ बच्चों के घरों में तो हर किसी का जो फ्लू आई थी तो इसमें सभी को पता है कि ये तीनों ही इसके सिम्टम है। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। ओके, राइट इज द राइट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पीपीटी का, 50th क्वेश्चन है। तो कैन वॉशिंग योर हैंड प्रोटेक्ट फ्रॉम कोविड-19? Right answer is yes, but only if you use a strong bleach. Yes, normally soap and water or hand sanitizer is enough. No, water washing your hand does not stop COVID-19. So right answer is कि can washing means right answer is हाँ, normal soap या water hand sanitizer is enough. ठीक है ना, तो ये COVID-19 को रोक सकते हैं। जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग ब्लीच हो या फिर ये हैंड वॉशिंग हैंड को हैंड वॉश करके ही इसका राइट मतलब लास्ट ऑप्शन बचता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। तो ये आपका पीपीटी थी, इसमें आपके 50 क्वेश्चन है और आपको इन्हें करने में मेरे को 22-23 मिनट लगे हैं। तो अब सब लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कितना कितना आपका स्कोर आया है।